नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में शराब घोटाले के केस में आप अदालत के फैसले पर है। जिस कथित शराब घोटाले के आरोप में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा गया, डिप्टी सीएम को जेल भेजा गया, नेता, सरकारी अफसर, कारोबारी सब सलाखों के पीछे गए। आज अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ घोटाला हुआ ही नहीं था। न तो आबकारी नीति बनाने से कुछ आपराधिक साजिश हुई है, न ही रिश्वत के पैसे के लेन देन का कोई सबूत है, और न ही आबकारी नीति से कारोबारियों को होने वाले फायदे को गुनाह मान लिया जाना चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। ऊपर से सीबीआई की जांच टीम की विभागीय तफ्तीश कराने के आदेश भी दिए हैं, क्योंकि अदालत ने माना है कि वादा माफ गवाहों के यानी अप्रूवर के बयानों के आधार पर अगर ऐसे आरोप लड़ने में और आरोप बढ़ने में नैरेटिव गढ़ने की छूट दी जाए तो अन्याय की परंपरा शुरू हो जाएगी। हालांकि पता चला है कि सीबीआई इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की कोशिश करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह ने लेकिन साफ कहा है कि सीबीआई ने जितने गवाहों के बयानों को आधार बनाकर अपराध का अनुमान लगाया, उतने सबूत ही नहीं पेश कर सकी। अब इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर बीआरएस तक सभी लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि बीआरएस की नेता की एक कविता को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई और इसीलिए सरकार ने यह साजिश रखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण तो हो ही रहा है, लेकिन जब केजरीवाल के मामले में यह हुआ है तो दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अग्रिम जमानत पाने के लिए। दरअसल उनके खिलाफ जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उसके मामले में झूसी की पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया लोअर कोर्ट के आदेश के आधार पर, और उसके बाद अब अभी मुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इस मांग को लेकर कि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। लेकिन मार्च के तीसरे हफ्ते तक, अब जो आज सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, उसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते तक यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस केस में आदेश हाईकोर्ट से आएगा। फैसला आने तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, यह भी कहा गया है। अब देखना है कि क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की जांच पुलिस जारी रखेगी, क्या उनका स्टेटमेंट इस पूरे मामले में लिया जाएगा, और बाकी जांच के आदेश जो दिए गए हैं उस बारे में यूपी की पुलिस क्या करती है, क्योंकि जांच को लेकर कोई भी आदेश हाईकोर्ट से नहीं दिया गया है, लेकिन अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अगले आदेश तक गिरफ्तारी भी अभी मुक्तेश्वरानंद की नहीं होगी, क्योंकि पॉक्सो मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर लटक रही थी। हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिनी, हाईकोर्ट का क्या फैसला है? क्या नलिनी हमारे साथ में, नलिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या हाईकोर्ट ने कहा है, किस तरीके, क्या जेरा उनके सामने रखी गई थी और अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? साहिल, हाईकोर्ट ने सारे पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख दिया है। जज ने बोला है कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक वो कोशिश करेंगे कि इस एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी पे वो फैसला सुनाए, लेकिन तब तक, जब तक फैसला नहीं आ जाता, स्वामी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। गिरफ्तारी पे फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उन्होंने बोला है कि फैसले का इंतजार करिए इस अर्जी पे, और जो फैसला आएगा उसके हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा कि गिरफ्तारी अलाउ करनी चाहिए क्या या नहीं। इस मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी? अगर पुलिस चाहे तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है, जांच कर सकती है, बाकी गवाहों से पूछताछ कर सकती है, जांच पर कोई रोक नहीं है। जी बिल्कुल साहिल, जांच पर कोई रोक नहीं है। इनफैक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला है कि स्वामी को पूरी जांच का हिस्सा बनना है। जब भी पुलिस उन्हें बुलाए, उनको उनके सामने अपीयर होना है, सारे उनके सवालों के जवाब देने हैं। जांच में किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। जांच इस पूरे केस में जारी रहेगी। और उसके साथ साथ इलाहाबाद से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ कुमार अभिषेक भी प्रयागराज से हमारे साथ
अभिषेक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। अभिषेक, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए फिलहाल हम कह सकते हैं कि राहत है, क्योंकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी मार्च के तीसरे हफ्ते तक, जब तक हाईकोर्ट का फैसला इस पर नहीं आएगा। साहिल, बहुत बड़ी राहत अभिषेक, मिली है, मेरी आवाज मुझे आपको आ रही लगता है? है अविमुक्तेश्वरानंद को, क्योंकि सचमुच गिरफ्तारी की मुझे मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, बताइए। साहिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी राहत है अविमुक्तेश्वरानंद को कि गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। मार्च के तीसरे हफ्ते तक की एक तरीके की मोहलत है उन्हें। मेरी आवाज मिल रही है साहिल आपको? क्या हो गया यार? हेलो हेलो हेलो। साहिल, मेरी आवाज मिल रही है? नलिनी सिंह कह रही थी कि जांच जारी रह सकेगी, लेकिन उसके साथ साथ मार्च के तीसरे हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कुमार अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद के लिए राहत की बात। बिल्कुल साहिल, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार बिल्कुल लटक रही थी और जिस तरीके से अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है और एक तरीके से लगभग 3 हफ्ते की मोहलत भी मिल गई है कि तब तक दोनों पक्ष अपने अपनी जो उनका रिटर्न सबमिशन है वो देंगे और तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। निश्चित तौर पर दोनों पक्षों को आज बड़ी शिद्दत से तकरीबन 1.25 घंटे तक जज जेके सिन्हा हैं उन्होंने सुना है और पॉक्सो एक्ट में इस तरीके का रिलीफ मिल जाना अपने आप में नायाब भी है। निश्चित तौर पर जिस तरीके के आज अदालत में बहस हुई है दोनों पक्षों की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है और मुझे लग रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद की एक तरीके से इस मामले में जीत है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो डबल एजी और दूसरे वकीलों ने बहस की, उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरीके से इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए। उनके खिलाफ बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं और ऐसे मामलों में उनके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। बावजूद इसके अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है और थर्ड वीक ऑफ मार्च तक का एक तरीके का वक्त है, तो एक बहुत बड़ी राहत इस वक्त मुझे लगता है अविमुक्तेश्वरानंद। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में सहयोग करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच जारी रखेंगी? क्या उनका स्टेटमेंट बाकायदा किया जाएगा? चलिए, अविमुक्तेश्वरानंद, अगली खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, क्योंकि केजरीवाल मामले पर सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में, शराब घोटाले के मामले में जो राहत दी, उसके बाद जो फटकार लगाई गई थी सीबीआई को, और उसके बाद अब सीबीआई दिल्ली के हाईकोर्ट पहुंची हुई है इस पूरे मामले पर। उनकी कोशिश रहेगी कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो दोष मुक्त किया है सभी 23 आरोपियों को, अरविंद केजरीवाल समेत, मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों को, उस पर स्टे लगाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से होगी। हालांकि निचली अदालत के फैसले के बाद शाम के 5 बज चुके हैं, आज शायद सुनवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत इस पूरे मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, सीबीआई के पूरे जांच पर ही सवाल खड़े किए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। बेगुनाह 530 दिन तक सलाखों के पीछे, बेगुनाह 156 दिन तक जेल में जिंदगी, और आज इंसाफ की अदालत से निर्दोष साबित। दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले की साजिश हुकूमत ने की, सत्ता की सियासत ने या जांच एजेंसियों के बायस ने, या आज अदालत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये आंसू परेशान सच के थे जो अंत में जीत की उम्मीद लगाए बैठा था।
ये खुशी और संतोष उस फैसले पर था जिसने दामन पर लगे घोटाले के दाग धो दिए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था, आरोपी नंबर A1 से A23 को इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों से बरी किया जाता है। जनता पार्टी का बनाया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का एजेंसीज के दुरुपयोग का एक नमूना है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के कहने पे ये सब कर रहे हो। मैं उनसे डे 1 से कह रहा था। अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा, 2 महीने तक दस्तावेज के अध्ययन, 300 सरकारी गवाहों के बयानों और रखे गए सबूतों पर गौर करने के बाद पता चला जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए सभी आरोप गवाहों के बयानों पर और अपराध के अनुमानों पर आधारित है। ऐसे में कोई ठोस सबूत नहीं जिससे साबित हो सके कि आबकारी नीति बनाने में हेरफेर या आपराधिक साजिश हुई या नीति बनाने से पहले और बाद में पैसों का लेन देन हुआ। कोर्ट ने सीबीआई को बिना किसी पुख्ता सबूत के आरोपियों को फंसाने के लिए फटकार लगाई और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी, इनके बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, मगर सच्चाई यह है कि कानून को साक्ष्य नष्ट करके देर तक आप भ्रमित नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है, और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया। 4 साल पहले 2022 में सीबीआई ने जिस शराब घोटाले की जांच शुरू की थी, सैकड़ों घंटे की छापेमारी की, हजारों पन्ने के दस्तावेज जमा किए, सीएम, डिप्टी सीएम, अफसर, कारोबारी सबको जेल भेज दिया था। वो सब एक अदालत ने बेजा माना। जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल एक सुर से कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस आरोप को चुनावी राजनीति से जोड़ रही है। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर सबके सामने पेश कर दिया जा रहा है, क्योंकि मकसद है कांग्रेस मुक्त भारत। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी के हाथों में खेल गई, ये आप भूलिए मत कि शराब घोटाले की शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी, कुछ था तभी की थी, 400 पेज मोटी शिकायत थी, ऐसे नहीं की थी। और शिकायत अगर गलत थी तो शराब नीति वापस नहीं ली जाती। केजरीवाल के शराब घोटाले में शामिल होने का जितना भरोसा बीजेपी को नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा कांग्रेस जता रही है और अदालत के इस फैसले के पीछे भी चुनावी राजनीति के सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो। तो अदालत ने इस फैसला देते समय यह बात साफ शब्दों में कही कि पूरी जांच किसी अनुमान के आधार पर की गई थी, और यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट सबमिट की। तब के एलजी सक्सेना थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनके उस रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया था कि 580 करोड़ का नुकसान दिल्ली की तिजोरी को हुआ है। और उसके बाद यह दरअसल मामला शुरू हुआ था, और मामला शुरू होने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, क्योंकि पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। इसी के वजह से इस पूरे मामले में तमाम राजनीति कूट-कूट कर भरी हुई है। इन पूरे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, जस्मिन शाह, आम आदमी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, नीरज मिश्रा कांग्रेस पार्टी से इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आज भी लगता है कि नहला धुलाकर आज अरविंद केजरीवाल को बाहर छोड़ा गया है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उस पर भी उनसे सवाल पूछेंगे। विशाल मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, और आशुतोष, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और उसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। आज आशुतोष क्या कहेंगे उस पर मेरी भी नजर रहेगी। तो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या सीबीआई ने दिल्ली में शराब घोटाले का फर्जी केस बनाने की कोशिश की थी? क्योंकि जिस तरीके के स्ट्रिक्चर्स राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई पर रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने का भी आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया हुआ है, क्या फर्जी केस बनाने की कोशिश हुई थी? दूसरा सवाल, क्या घोटाले के कारण नई आबकारी नीति वापस लेने के बीजेपी के आरोपों में दम है? क्योंकि बीजेपी अब भी कहती है कि अगर सब कुछ ठीक था तो यह आबकारी नीति वापस क्यों ली गई? और तीसरा सवाल, क्या गुजरात पंजाब चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त कराने का कांग्रेस का आरोप जायज है? यह भी सवाल, राजनीतिक सवाल यह भी उठेगा। लेकिन आज शुरुआत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से करनी होगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद आम आदमी के प्रवक्ता किसी चर्चा में दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी 1 साल के बाद, बिल्कुल इसी समय पिछले साल दिल्ली के चुनाव हुए थे। दिल्ली के चुनाव के बाद
कोई बयान उनके तरफ से नहीं दिया गया था। 1 साल के बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को खत्म करने के लिए दरअसल यह पूरा मामला साजिश रची गई थी। जस्मिन शाह, अब आगे की रणनीति क्या होगी? सीबीआई जा चुकी है हाईकोर्ट। साहिल जी, सबसे पहले मैं कह दूं कि ये जो शराब नीति केस है वो भारत की राजनीतिक इतिहास में एक बहुत ही अनोखा केस है। देयर आर मेनी फर्स्ट्स इन दिस केस। मैं चाहता हूं कि आपके जो व्यूअर्स हैं इसकी गहराई को समझें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। पहली बार आजाद भारत में एक ऐसा केस आता है जहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 7 महीने विदाउट एनी एविडेंस, केवल और केवल ईडी के पास जो ताकतें थी उसको उपयोग करके आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला। पहली बार हुआ कि किसी एक राजनीतिक नेशनल पार्टी के 4 बड़े लीडर्स को आपने एक साथ जेल में डाल दिया। पहली बार हुआ कि ऐसे पॉलिटिकल केस में आपने 1000 से ज्यादा गवाह बटोरे, आपने 500 से ज्यादा रेड्स करी, आपने पता नहीं दुनिया जहां खंगाल लिया, लेकिन आपको एक अठन्नी, एक चवन्नी तक का एविडेंस नहीं मिला। हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं साहिल जी, आपके अपनी पुरानी शोज की आप टेप्स निकाल दीजिए, मैं भी आपके शो में बहुत बार मौजूद रहा हूं, कि इस पूरे केस की स्क्रिप्ट भाजपा के मुख्यालय में लिखी गई। ईडी और सीबीआई को तोता मैना की तरह इस्तेमाल किया गया और मकसद केवल एक था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी के काम की बराबरी नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि ईमानदारी उनका सबसे बड़ा जो है वेपन है, लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर डिसऑनेस्टी, अगर आप भ्रष्टाचारी का अगर आप टैग लगा देते हो तो शायद राजनीतिक फायदा होगा बीजेपी को। इस छोटी मानसिकता के कारण ये केस रचा गया। शुरुआत से हम कह रहे हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज वो 4 साल का वेट खत्म हुआ। आज अरविंद जी और मनीष सिसोदिया जी अगर मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, क्योंकि दे वांटेड टू होल्ड देयर हेड अपराइट। वो हमारी पूरी पूंजी है। आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति को एक जन्म दिया है देश में। और जब लोग देखते हैं, जब देखते हैं कि मीडिया 24 घंटे एक ही चीज चला रही है, आज ईडी की रेड हो गई, आज सीबीआई की रेड होगी, आज ये नेता जेल गया, आज ये नेता बाहर है, तो छवि ऑब्वियसली बनती है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमने देखा है कि, और आज मैं आपको एक और चीज कह दूं कि इस केस की खासियत ये भी है कि पहली बार हुआ कि 4 साल सीबीआई ईडी सब ताकत झोंकने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि इस केस में इतना भी एविडेंस नहीं है कि वो ट्रायल स्टेज तक जा सके, कि मुकदमा मतलब कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा अगर ये ट्रायल में जाएगा। चार्जेस ही फ्रेम नहीं होने दिए। आपसे सवाल पूछता हूं, चार्जेस ही फ्रेम नहीं होने दिए। हाँ साहिल जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको आप बताइए, आपको कभी भी ऐसा पॉलिटिकल केस कभी भी आपकी नजर में आया हो जहां पे जज ने बोला कि ये इतना बेकार केस है, इतना फर्जी केस है कि ये ट्रायल भी जाने के लायक नहीं है? उल्टा सीबीआई को लताड़ दिया कि जिन ऑफिसर्स ने ये मनोरचना रची है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। क्या आपने कभी भी, आपको याद आया कि ऐसा कुछ केस है? तो मेरे ख्याल से आज ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी की, केवल हर एक भारतवासी जो अच्छी राजनीति चाहता है उसकी मॉरल विक्ट्री है। और मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिन्होंने 4 साल तक गड़ा फाड़ फाड़ के कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, वो आज देश के सामने आए और हाथ जोड़कर माफी मांगे। प्रदीप भंडारी माफी मांगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं कहा था। 2023 में जब बेल हियरिंग चल रही थी तब जस्टिस खन्ना ने भी ओपन कोर्ट पे इस बात का जिक्र किया था कि जिस दिन ये केस ट्रायल पे जाएगा, 2 सवाल पूछे जाने के बाद इस केस की परतें खुल जाएंगी, इसका कच्चा चिट्टा खुल जाएगा, केस खत्म हो जाएगा 2 सवाल पूछने के बाद। जस्टिस खन्ना ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के भीतर। प्रदीप भंडारी। साहिल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी के हमारे जो यहाँ पे साथी बैठे हैं, जो दूसरी पार्टी के हैं, जो 5 मिनट तक बोल रहे थे, मुझे भी निवेदन है कि थोड़ा सा आप उतनी ही गंभीरता के साथ सुने। साहिल जी, आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं ना? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, रिकन्फर्म ले रहा हूँ, आप करते हैं ना? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, जस्ट वापस से रिकन्फर्म कर रहा हूँ, आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल सर। साहिल जी, तो अब जरा सुनिए मेरी बात में थोड़ी यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति रखता है मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं जो बोलूं उसके बाद भी वो व्यक्ति रखे। जरा आप जानते हैं मई 9 2017 को क्या हुआ था? मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। लालू प्रसाद यादव को ट्रायल कोर्ट ने फॉर्डर स्कैम के अंदर कहा था कि उस पर कोई भी केस नहीं चलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पे फॉर्डर स्कैम का जो केस है वो ट्रायल कोर्ट ने कहा था वो नहीं चलना चाहिए।
तो उसके मामले में आरजेडी उचकी बोली कि अरे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी नहीं, लालू प्रसाद यादव ऑनेस्ट है, लालू प्रसाद यादव ऑनेस्ट है। जैसे केजरीवाल जी यहाँ पे गले मिल रहे हैं वैसे ही उस वक्त हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे केस को रिवाइव किया और कहा जिस केस को क्वॉश किया गया है उस केस को वापस से खोला जाएगा। लॉ में एक डिफरेंस होता है जिसको कहते हैं एक्विटल और डिस्चार्ज। केजरीवाल जी डिस्चार्ज हुए प्राइमा फेसी, जिसको चैलेंज किया गया है। डिस्चार्ज के अंदर आप वापस से दूसरा केस दाखिल कर सकते हो, उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो। सुनिए मेरी बात, ऐसे ही जितना केजरीवाल जी कर रहे थे, तमिलनाडु के एक मिनिस्टर है के पोन्मुमुडी, ये हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसको भ्रष्टाचार के डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस के अंदर लोअर कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था, कहा था वो बिल्कुल इनोसेंट है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2023 में 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के अंदर कहा कि ये एक्विटल का ऑर्डर, एक्विटल की बात कर रहा हूं मैं, डिस्चार्ज की भी बात नहीं कर रहा हूं, एक्विटल का ऑर्डर गलत है और 3 साल की सजा हुई है। सुनिए मेरी बात, एक और तमिलनाडु के मिनिस्टर थे के एस रामचंद्रन, उनको भी लोअर कोर्ट ने कहा था ये तो बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं है, डीएम की उचकी। उसके बाद में जाके मद्रास हाई कोर्ट ने 2024 के अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और माना कि भाई ये पूरा गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला भ्रष्टाचारी है। जो भ्रष्टाचारी है वो कट्टर भ्रष्टाचारी है, अभी भी हम मानते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया। मैं आपने मुझे एक सवाल पूछा था, भ्रष्टाचारी साबित हो चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी, जस्मिन शाह जवाब देंगे, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा था कि अदालत पे मेरा भरोसा है कि नहीं है। बिल्कुल मेरा अदालत पे भरोसा है और जितने भी उदाहरण आप मेरे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बकायदा अदालत के भीतर ट्रायल चला है। आपको पता है इस केस में क्या हुआ है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं। इस केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद 2 बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, हजारों पन्ने के एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे गए। उसके बाद इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के तहत अलग से मामला दर्ज किया और उसी के आधार पर गिरफ्तारियां भी की गई। करीब करीब 530 दिन तक मनीष सिसोदिया को जेल के भीतर रखा गया, 156 दिन तक अरविंद केजरीवाल को जेल के भीतर रखा गया और उसके बाद जब चार्जेस फ्रेम करने की बात आई तब अदालत ने क्या कहा आपको पता है? ट्रायल ही नहीं हो पाई है इस केस की, सिर्फ चार्जशीट के आधार पर। जब कोर्ट ने चार्जशीट पढ़ी, सुन लीजिए, चार्जशीट जब पढ़ी अदालत ने, उसके बाद कहा कि सिर्फ अनुमान और अटकलों के आधार पर यह केस पूरा बनाया गया। नंबर 1। नंबर 2, पहले निष्कर्ष तय किए गए, यानी उत्तर क्या होगा वो पहले तय किया गया और उसके बाद प्रश्न तैयार किए गए, यानी उसके बाद तथ्य जुटाने की कोशिश की गई। जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप रखा हुआ है वो इकोनॉमिकली इलिटरेट है, आर्थिक दृष्टि से अनपढ़ है सीबीआई के अधिकारी। चौथी बात, पूर्व नियोजित साजिश के तहत दरअसल ये पूरा मामला किया गया है, ये राउज एवेन्यू कोर्ट का लगा है चार्जशीट फाइल पढ़ने के बाद, और कानून के राज के सिद्धांत पर सुनियोजित हमला है। इतने दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बाकी सारी केसेस आप यहां पर गिना रहे थे प्रदीप भंडारी, वो सारी केसेस कोर्ट के अंदर चले हैं, ये कोर्ट पे चला ही नहीं केस, सिर्फ चार्जशीट के आधार पर। और जस्टिस खन्ना की स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताई थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था इस पूरे मामले में। जी जी, अब मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात तो 378(2) सीआरपीसी और 419 भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट के तहत ये ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर कल को दिल्ली हाई कोर्ट ने हाइपोथेटिकली लोअर कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया तो क्या आप मानेंगे कि भाई केजरीवाल कट्टर भ्रष्टाचारी है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये मैं कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। 5 जून 2024, 25 जून 2024, 5 अगस्त 2024, 14 अगस्त 2024, 31 मार्च 2023, 30 मार्च 2023, 3 जुलाई 2023, 30 अक्टूबर 2023, 30 अप्रैल 2024, 21 मई 2024 और 4 जून 2024, ये तमाम इंसिडेंट है जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने तमाम जगह इनकी बेल को रिजेक्ट करा था। तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विजडम पे क्वेश्चन मत करिए। मेरा मानना है कि लेट अस वेट फॉर द हायर कोर्ट, ही इज जस्ट बीन डिस्चार्ज नॉट एक्विटेड, यू कैन नॉट पास द कंक्लूसिव। तो चलिए आप इतना तो बोल दीजिए, फिलहाल उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, तो क्या आप इतना मानेंगे कि फिलहाल उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है? नहीं, कोई आरोप नहीं है। ऑलरेडी आपकी चार्जशीट तो फाड़ के फेंक दी है, सीबीआई की चार्जशीट ही फाड़ कर फेंक दी है। नहीं साहिल भाई, हाई कोर्ट में जब आपने खुद ने इसको ब्रेक किया कि हाई कोर्ट के अंदर ये ऑलरेडी चैलेंज हो गया है, तो जब कोई मैटर ऑलरेडी लंबे ठीक है, चलिए जस्मिन शाह जवाब दीजिएगा, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात करेंगे क्योंकि उनमें उनको तो इसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। जस्मिन शाह जल्दी से जवाब, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता। साहिल जी, क्रिकेट में कोई ये नहीं कहेगा कि छक्का बड़ा है या चौका, है ना? सब जानते हैं छक्का बड़ा है।
आज ये कह रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, जिस तरह की तर्क रख रहे हैं, मुझे लग रहा है या तो ये लीगली इलिटरेट है या आपके व्यूअर्स को लीगली बेवकूफ समझते हैं। पहले एक्विटल की नौबत तब आती है जब केस एडमिट होता है। मैंने आपको नहीं टोका, साहिल जी, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, चलिए ठीक है। प्रदीप भंडारी एक मिनट बात सुन लीजिए, आपकी बात पूरी सुन ली गई थी। जसपिन शाह आपकी बात खत्म करिए, चलिए आप प्रदीप भंडारी प्लीज। जसपिन शाह, मैं सिंपल ये कह रहा हूं साहिल जी, एक्विटल की नौबत तो तब आएगी ना कि जब केस एडमिट होगा। अगर केस एडमिट होने पे ही इतना फर्जीवाड़ा मिला कि जहां पे कोर्ट का समय बचाने के लिए बोला कि ट्रायल भी ये करने लायक नहीं है, तो वो बड़ी बात हुई कि फिर ट्रायल करने के बाद 10 साल बाद जब एक्विटल मिले, तो ये फर्क है। देखिए, चलिए बीजेपी छोड़ दीजिएगा, जसपिन शाह चीज कहना चाहूंगा, बीजेपी छोड़ दीजिएगा। चीज कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है, ये जो कम से सवाल है, ये नहीं एक मिनट, सारे लीगल एस्पेक्ट्स छोड़ दीजिए। कांग्रेसियों से पूछो जिन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो, मॉरली दिल्ली की जनता ने नहीं पूछेंगे ना, भ्रष्टाचारी हो। नहीं आप सही कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट, पहली बार ऐसा होगा कि प्रदीप भंडारी यानी बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही भाषा में बात करेंगे। तो जरा पूछ ही लेते हैं नीरज मिश्रा जी से, भाई आपको इसमें कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहां से नजर आती है? एक महीने पहले जब हुड्डा जी को छोड़ दिया था ईडी के मामले में, एसोसिएट जर्नल को जो हरियाणा के सरकार ने जो जमीन दी थी उस मामले में, दिसंबर 2025 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो यंग इंडियन का मामला चल रहा था, उसका कॉग्निजेंस लेने से राहुल एवेन्यू कोर्ट ने मना कर दिया था। तब आपको कॉन्स्पिरेसी नहीं लगी थी। आज जब अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जा रहा है तो आपको लगता है कि बीजेपी के कहने पर छोड़ा जा रहा है, आपको अदालत पे भरोसा नहीं है लगता है? नीरज मिश्रा जी। साहिल जी, मुझे खेद है कि मैं आपके अरमानों पे पानी फेरूंगा, क्योंकि मैं बीजेपी वाली भाषा तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि लीगल लिटरेसी की बात हो रही थी, तो मैं लीगल जार्गन में नहीं फंसाऊंगा, क्योंकि सुबह से पूरे देश को आज लीगल जार्गन में ये दोनों पार्टी फंसा रही थी। सच्चाई क्या है? आज जो कोर्ट का फैसला है वो आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो तो सीबीआई की जो निकम्मापन है, जो वो एक ठीक से चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो 4 साल तक इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट्स को नहीं जुटा पाई, ये तो उसके ऊपर आज जजमेंट था। उसको आज स्पिन करके ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कह दिया कि कट्टर ईमानदार है, और वो आंसू छलकाते चले गए। ऐसे ही आंसू छलका के दिल्ली की जनता के सामने घूम घूम कर कह रहे थे ना साहिल जी कि हम तो आपसे पूछ कर खोलेंगे शराब का ठेका। जी मैं रिपीट करता हूं, नहीं नीरज मिश्रा जी, मैं आपको इस तरीके से इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं रिपीट करता हूं जो मैंने पूछा है। पवन खेड़ा स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले आ चुका है, साफ शब्दों में पवन खेड़ा कह रहे हैं कि पंजाब और गुजरात के चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जा रहा है, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को नहीं तो मनीष सिसोदिया को भी छोड़ा जा रहा है, संजय सिंह को भी आरोप मुक्त किया जा रहा है। तो राजनीतिक साजिश का ही आरोप लगा रहे हैं ना आप, यानी मैं आपको डिसिफर करके कहता हूं कि आपने क्या कहा है। आपकी पार्टी का यह कहना है कि राउज एवेन्यू अदालत के जज को सरकार के तरफ से कहा गया कि आप इस तरीके का फैसला दीजिए ताकि अरविंद केजरीवाल छूट जाएंगे और उसके बाद जाकर पंजाब और गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर पाएंगे। यह आपका आरोप है दरअसल। नीरज मिश्रा जी। साहिल जी, मैं इसी पहलू पर आ रहा था। पहला पहलू तो यह था कि किस तरीके से आज लीगल टर्मिनोलॉजी के चक्कर में पूरे दिन देश को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया मिलकर। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, देखिए पॉलिटिकल विच हंट, वो तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि भाई आज जो दोनों एजेंसी हैं उनका कन्विक्शन रेट जो है वो 97% से नीचे है, मतलब 3% का कन्विक्शन रेट लेकर आप चल रहे हैं। तो आप अरविंद केजरीवाल का विच हंट हुआ था कि नहीं हुआ था? सर जब चुनाव होते हैं आप अपना हित साधने के लिए आप एक फ्रंटल की तरह अपनी एजेंसीज को विपक्ष के नेताओं के सामने छोड़ देते हैं। लेकिन अब आज देखिए, आज भाजपा के लिए आने वाली जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उसको किस चीज से फायदा है, यह सवाल है देश की जनता के लिए। क्योंकि इस देश में जब शतरंज खेली जाती है तो सब समझते हैं कि वो क्या है। आज अगर पंजाब में वोट बंटता है, वोट कटता है, तो किसको फायदा? घुमा फिरा कर जी, मैं तो बहुत स्पष्ट, देखिए नहीं घुमा फिरा कर तरीके से बताता हूं। नहीं इमरती नहीं, हमको इमरती नहीं बनानी है। नहीं इमरती नहीं बनानी है साहिल जी, नीरज मिश्रा जी, इमरती नहीं बनेगी। बताता हूं
नहीं साहिल जी, एकदम आपने स्पष्ट तरीके से आप बताइए। शोले फिल्म जरूर देखी होगी, आपने शोले फिल्म जरूर देखी होगी। उसका वो सीन आपको याद होगा कि जहां जय और वीरू लड़ते हैं कि गांव वालों को ये लगे कि इन दोनों के बीच में झगड़ा है, लेकिन अंदर की जो साठगांठ होती क्या बात है, वो सबको पीछे बाद में पता चलती है। आज सच्चाई तो फिर इसी अदालत में नीरज मिश्रा जी, इसी अदालत में, इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिसंबर 2025 में यंग इंडियन के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला चल रहा था उसका कॉग्निजेंस लेने से अदालत ने मना कर दिया। तब आपको नहीं लगा था कि इस पे कॉन्स्पिरेसी है? हुड्डा जी के खिलाफ ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की थी उस मामले का कॉग्निजेंस लेने से मना किया, तब आपको नहीं लगा कि इस पे कॉन्स्पिरेसी है? साहिल जी मुझे मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरी तो बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं दोनों केसेस के फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं, और दिल्ली सरकार की जो शराब नीति है उसके फैक्ट्स आप सामने रख रहे हैं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल की जो आप बात कर रहे हैं उसकी फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो एक ट्रस्ट है जिसने अपने कंपनी को बचाने के लिए वहां के लोगों के रोजगार सर, हम फैक्चुअल पोजीशंस की बात नहीं कर रहे हैं। काम किया, इसीलिए इस आबकारी नीति में भी, आज एक्साइज पॉलिसी में भी फैक्चुअल पोजीशंस के आधार पर अदालत का यह कहना है कि जो मूल आरोप लगाया गया था एलजी सक्सेना के रिपोर्ट में, इस पूरी नीति को आर्बिट्री कहा गया था, वो उस तरीके से आर्बिट्री नीति नहीं है। अदालत के फैसले में आज इस बात का जिक्र किया गया है। और आपके आदेश पर, आपके आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जरा वो एक बार सुना लेते हैं, उसके बाद आशुतोष जी इस पर बात करेंगे। जरा सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे। उनको चोट तो कांग्रेस के कहने पर लगी है सबसे ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस को? आशुतोष जी, बड़ा विपक्ष कौन, इसकी लड़ाई अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में? नहीं देखिए साहिल, इस पूरे केस को पहले एक बात समझ लेना चाहिए। मैं सुबह से एक चीज देख रहा हूं कि इसको लीगल जार्गन में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो केस कौन फंसा रहा है सर? जो वही मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी बिल्लियां जो है, खिसियानी बिल्लियां जो है, खम्बा नोचते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। बहुत सारी खिसियानी बिल्लियां। वो क्या कह रहे हैं यार, इसमें डिस्चार्ज हुए हैं, एक्विट नहीं हुए हैं। अरे कोर्ट ने जिस केस को ट्रायल के लायक नहीं माना, मुकदमे के लायक नहीं माना, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि जब कहीं कोई कंप्लेन होती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो चार्जशीट दाखिल करती है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ये तय करती है कि जो चार्जशीट आपने दाखिल की, जो चार्जेस हैं, क्या उस पर मुकदमा चल सकता है, चल नहीं सकता। अगर अदालत को प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं उस चार्जेस में दम ही नहीं है उन आरोपों में, उन्होंने कहा केस डिसमिस। अब कहा जा रहा है डिस्चार्ज किए गए, एक्विट नहीं किए गए। मुझे लगता है लोगों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। और ये पहला मामला नहीं है। पिछले 3-4 हफ्तों में अगर आप देखें, पहले सोनिया गांधी के मामले में ईडी ने क्या किया, कहा कि आपने तो प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं हुआ है और आप इसको ईडी के सामने लेके आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मामले में हाईकोर्ट ने क्या कहा, कि आपने पूरे प्रोसेस को ही दरअसल बर्बाद कर दिया है, अब्यूज द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ये हुड्डा ने कहा। और ये तीसरा मामला है। इससे क्या आज भी यही कहा है अदालत ने? बिल्कुल, आज भी अदालत ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को यही कहा है कि रूल ऑफ लॉ नाम की चीज को आप नहीं मानने को तैयार है। हाँ साहिल, इससे एक चीज स्टैब्लिश हो रही है, जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है विपक्षी पार्टियों, नेताओं को फंसाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, उनकी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए। सीधी सी बात है। मतलब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सोनिया गांधी के मामले में कोई प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ नहीं है और आप पीएमएलए का केस चला रहे हैं। क्या सीबीआई के ऑफिसर, ईडी के ऑफिसर इतने कमजोर हैं? नहीं। क्या, और इस मामले में बता दूं कि जो 161 के तहत जो स्टार विटनेस था जिसका नाम है दिनेश शर्मा, उसने उसको अप्रूवर बनाया गया। अप्रूवर बनाने के बाद उसकी मजिस्ट्रेट के सामने फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट दर्ज की गई और चार्जशीट में वो स्टेटमेंट ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? क्यों नहीं है भाई वो चार्जशीट में वो स्टेटमेंट? या तो जो लेकिन अब लीगल बातें छोड़िए आशुतोष, जरा पॉलिटिकल बातें करिए ना, क्योंकि अब इस पे पॉलिटिकल आरोप भी लग रहे हैं ना। आपने सुना कांग्रेस पार्टी को, वो कहे कि मुझे वो निराश करेंगे, लेकिन बिल्कुल निराश नहीं किया उन्होंने मुझे।
जो बीजेपी के तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे वही बात कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश करी, लेकिन अलग तरीके से। देखिए, मुझे लगता है कि इस केस के लगातार तीसरे केस के बाद सारे विपक्ष को एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे तो सबकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। वक्त यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस केस को एक नजीर मान के सारे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और इस पूरे मामले को जनता के बीच में ले जाना चाहिए, और साथ ही साथ अदालत के अंदर जाके मुकदमा दर्ज करना चाहिए सीबीआई को उन अफसरों के खिलाफ जो इस तरीके के फ्रिवलेस और फेस केसेस लाते हैं। अगर विपक्षी पहली बार ऐसा हो रहा होगा, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आमतौर पर अदालत सीबीआई के अधिकारियों को झाड़ती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं और जो दोषी है उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि सीबीआई के अधिकारियों को कहा जा रहा है कि भाई आप गलत तरीके से गिरफ्तारियां कर रहे हैं। विशाल मिश्रा जी, यानी तोता एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में चला गया है और अलग तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और आज की स्थिति में अगर विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगाए कि हमारे खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उनको, तो क्या गलत होगा इसमें फिर? देखिए साहिल जी, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरीके से लीगल और तकनीकी पहलुओं पर आधारित है। अब ये कह देना कि एक तोता एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में चला गया, मुझे नहीं लगता कि ये कहना उचित होगा। लेकिन जो बात निकल कर आई है एविडेंसेस की, तो जो बीच में जो इसके दौरान हम लोग सुन रहे थे, आ रहा था न्यूज़ में कि वो तमाम सारे सिम कार्ड, तमाम सारे फ़ोन, हो सकता है वो सब एविडेंसेस मिसेज हों। लेकिन कुल मिलाकर ये कह देना कि पूरी तरीके से दोष मुक्त हो गए हैं, ये भी तो उचित नहीं प्रतीत होता। तो इस बात की हम लोगों को एक मिनट के लिए अदालत ने कह दिया है कि दोष मुक्त है। नहीं, मैं ये कह रहा साहिल जी कि हमारे यहाँ न्यायपालिका की प्रक्रिया है, लोअर कोर्ट है, उसके बाद हायर कोर्ट है। तो सवाल ये उठता है कि यदि सीबीआई या एजेंसियां हायर कोर्ट में नहीं जाती हैं तब तो मतलब चलिए ठीक है, लेकिन अभी वो जाएंगी, अपनी जो बातें यहाँ पे कमियां रह गई हैं वो वहाँ पे रखेंगी। यहाँ पे तकनीकी पहलू ये है साहिल जी कि जब आरोप तय करने की अनुमति तो मिली थी ना, तो इसका मतलब कि ये बहुत तकनीकी विषय है। दूसरी बात कि वो तमाम सारी चीज़ें जो निकल के आई कि फ़ोन गायब है या सिम तोड़े गए, और इसके अलावा मैं दो बात कहूँगा। जो बीच में बेल मिली थी, पहले तो बेल रिजेक्ट हो रही थी, और जब वो रिजेक्ट हो रही थी, आपके चार्जशीट पे इसका जिक्र नहीं है सर। विशाल मिश्रा जी, नहीं, अभी देखिए, अब देखिए सारा ब्लैक एंड व्हाइट में है। अदालत का आदेश, अदालत के सामने जो सबूत रखे गए, चार्जशीट रखी गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट रखी गई, सब ब्लैक एंड व्हाइट में है। साहिल जी, पीठ पीछे से अलग बातें करने का कोई मतलब नहीं, जो सीधी बात है वो सीधी बात है। साहिल जी, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। मैं साहिल जी जो प्रोसीडिंग्स के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आई, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। ये ऑब्जर्वेशंस तो निकल के आई ना कि मिसयूज ऑफ पावर है, ये ऑब्जर्वेशंस तो निकल के आई ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जो है उसका ऑफिस का, ये तो नहीं है। नहीं, अरे नहीं, जेल निकल के आया। जजमेंट पढ़िए आज का, मैं आज की सर आपका आप जजमेंट पढ़िए, आप बिना जजमेंट पढ़िए मत बोलिए। आज की आपको आरोप लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन अदालत के फैसला जो लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट पे, वो वैसे के वैसे होना चाहिए। विशाल मिश्रा जी, मैं इसके पहले के कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की ऑब्जर्वेशंस कह रहा हूं। यदि यहां पर अभी आपने न्यूज में बताया ना कि सीबीआई हायर कोर्ट गई, इसका मतलब कि प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी, लेकिन इसके पहले जो कोर्ट द्वारा ऑब्जर्वेशंस हुए माननीय न्यायपालिका के द्वारा, तो उन ऑब्जर्वेशंस में तो ये बात कहीं ना कहीं निकल के आई। 338 करोड़ रुपए का वो क्या एस्टेब्लिशमेंट निकल के आया था, जमानत भी जो है रिजेक्ट हो रही थी। तो उस समय जो ऑब्जर्वेशंस अभी भी आपको होगी। अच्छा, तो जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि देखिए विशाल जी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि शायद उनको कानून की जानकारी नहीं है, उनके कोर्ट के प्रोसीडिंग की जानकारी नहीं है। अदालत के अंदर दिए गए ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं होता जब अदालत फैसला कर देती है। तो क्या ये कारण है कि एनसीईआरटी की किताब में जुडिशरी को लेकर चैप्टर डाला गया था? अरे आशुतोष जी, आप अगर जुडिशरी का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो आप मैं जवाब देना चाहता हूं। साहिल जी, मैं बोलना साहिल जी, जो पहले प्रदीप कह रहे थे और अभी विशाल मिश्रा जी कह रहे हैं, मुझे एक बहुत गंभीर, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। ये कहते हैं कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर ऊपर कोर्ट हमेशा टर्न कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो तो कभी भी हो सकता है। तो लेकिन आप क्यों मानते हैं? लोअर कोर्ट की तो इज्जत कीजिए। लोअर कोर्ट ने पूरी तरह से एविडेंस देखा, सारे गवाह के बयान देखे, सारा कुछ करके
तब पता चला कि भाई इसमें 98 तक, जैसे मैंने वापस कहा कि मुकदमा चलाने तक की ताकत नहीं है इस केस में। लेकिन जसमीन शाह, मुझे एक जवाब आपसे ये भी चाहिए, ये आजाद क्या अब आपकी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के साथ, दोनों के साथ में रहेगी? केवल एक ही मकसद था कि जसमीन शाह, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक मिनट जरा बाकी लोगों को शांत करिए। जसमीन शाह, मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा हमेशा था कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को कैसे गिराया जाए, आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। और आज पूरा देश जान रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पूरे जो ये कार्यकाल है, इसमें सबसे बड़ा धब्बा अरविंद केजरीवाल का ये केस बना है। कैसे उन्होंने अपनी ताकतों का दुरुपयोग किया, सीबीआई और ईडी की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया, नॉट ओनली ऑन अ नेशनल स्टेज बट एन इंटरनेशनल स्टेज। मुझे लेकिन शिकायत तो कांग्रेस ने करी थी, कांग्रेस के कहने पर आपको परेशान किया गया था। जसमीन शाह, कांग्रेस की शिकायत पर यह सारा मामला खुला था, तो अब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ रहेगी। जल्दी से जवाब, उसके बाद प्रदीप भंडारी। कांग्रेस से बड़ी कंफ्यूज और दोगला बयान देने वाली पार्टी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। ये वही कांग्रेस थी जो रामलीला मैदान में लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जी की गलत आप भी तो उनके साथ गए थे ना दिल्ली में, लोकसभा चुनाव लड़ा था साथ में, तब हमारे साथ खड़े थे। लेकिन जब दिल्ली प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी आखिरी 30 सेकंड, तो वो खुद आखिरी 30 सेकंड, एक मिनट प्रदीप भंडारी, ठीक है प्रदीप भंडारी, इस फैसले को भूल जाइए, चलिए 1 मिनट के लिए इस फैसले को भूल जाते हैं। लेकिन ये एक के बाद एक बार बार देखा गया है कि आप जिस किसी को भी अरेस्ट करते हैं, जब उनको बेल मिलती है तब अदालत कोई स्ट्रिक्चर के साथ ही वहां पर फैसला सुनाती है, उस स्ट्रिक्चर के साथ ही, और यहां पर तो दोष मुक्त कर दिया। चलिए कम से कम अब विपक्ष लोग ये तो मानेंगे कि अदालत जो है वो ऑनेस्ट है। अपना प्रियंका वाड्रा को समन किया गया, राहुल गांधी को समन किया गया, तो प्रियंका वाड्रा कहती अदालत तो होती है मेरी भाई के ऊपर बताने के लिए कि वो देशभक्त है कि नहीं है, तो पहले निर्णय करें। ये बात करते थे लोअर कोर्ट की, जब लोअर कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज करा था, तो ये क्या कहते थे, लोअर कोर्ट विश्वास नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चलिए तो निर्णय करिए। और ये बहस इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अब सीबीआई कह रही है कि हम हाई कोर्ट पे जाकर इस बारे में चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक कोर्ट मुझे मार्टिन ल्यूथर किंग का आपके सामने रखना है, क्योंकि इस राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में, ऑर्डर में सबसे आखिरी लाइन में ये कोर्ट लिखा गया, और उसमें उन्होंने कहते हैं कि कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट का यह मानना है कि गलत इन्वेस्टिगेशन से जो अन्याय होता है वो गलत है, और उसको न्याय में तब्दील करना उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या सचमुच में इस पूरे मामले में न्याय हुआ है? उस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल